सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हम पढ़ेंगे BEGC 105 अमेरिकन लिटरेचर के ब्लॉक 1 को। इस वीडियो में मैं पूरे ब्लॉक 1 को कवर कर दूंगा। ब्लॉक 1 का नाम है आर्थर मिलर ऑल माई सन्स। सो ब्लॉक 1 में हम पढ़ते हैं आर्थर मिलर, जिन्होंने लिखी है एक प्ले जिसका नाम है ऑल माई सन्स। ये एक तरह की ट्रेजेडी है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसके थीम्स, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, किन किन सब्जेक्ट से ये डील करती है, इसकी मेन स्टोरी क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहली स्लाइड है यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन की। यहाँ पे टाइटल है ऑल माई सन्स बाय आर्थर मिलर। सेटिंग क्या है इस प्ले की? पोस्ट वर्ल्ड वॉर II अमेरिका, द बैकयार्ड ऑफ द केलर फैमिली हाउस। सो वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका में ये कहानी है, उसके बाद की वर्ल्ड वॉर II के बाद की कहानी है ये, द बैकयार्ड ऑफ द केलर फैमिली हाउस। मोस्टली जो कुछ भी होता है इस प्ले में वो केलर्स जो हैं, जो फैमिली है केलर की, उनके बैकयार्ड में होता है ये। की कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? सबसे पहला तो जो केलर है, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है। उसके बाद केट केलर हैं, जो इनकी वाइफ हैं। उसके बाद क्रिस केलर हैं, जो इन दोनों के बेटे हैं। उसके बाद एन है, जो लैरी की फॉर्मर फियांसी है। लैरी कौन थे? लैरी केलर, ये भी जो केलर और केट केलर के बेटे थे। मिसिंग, प्रेज्यूम डेड, जो कि खो गए हैं वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जॉर्ज डीवर, जो कि एन के भाई हैं। स्टीव डीवर, जोस फॉर्मर बिजनेस पार्टनर। स्टीव डीवर जो हैं वो जॉर्ज डीवर और एन डीवर के पिता हैं, और ये स्टीव डीवर जो थे वो जो केलर के पार्टनर थे उनके बिजनेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड है बेसिक इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्लॉट ओवरव्यू। सो चलिए पढ़ते हैं। जो केलर्स बिजनेस प्रोड्यूस फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, लीडिंग टू पायलट डेथ्स इंक्लूडिंग हिज सन लैरी। तो जो केलर का जो बिज़नेस था ना, वो एयरप्लेन पार्ट्स को बनाने का था वर्ल्ड वॉर II के टाइम। तो क्या हुआ कि उनके कंपनी से फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स बने, जिनके चलते पायलट्स की डेथ हो गई, और उन पायलट्स में एक जो केलर का खुद का बच्चा लैरी भी था। ठीक है। The family grapples with the consequences of Joe's action and the impact on their relationship. प्लॉट में बेसिकली ये होता है कि जो ने जानबूझ के वो फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स का सप्लाई किया आर्मी को, ये जानते हुए कि उनसे आगे चल के आर्मी में दिक्कत हो सकती है, पायलट्स को दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली प्लॉट इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, और इसके बाद उनके फैमिली पर, सबके रिलेशनशिप्स के बीच क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर ये रिवॉल्व करता है। ओके। Then the next line is Chris wants to marry Anne, Larry's former love. जो क्रिस हैं वो भी जो केलर के ही बेटे हैं, और वो एन से शादी करना चाहते हैं, लैरीज फॉर्मर लव, जो लड़का जो केलर का खो गया है वॉर में, उनकी जो फियांसे है उनसे क्रिस शादी करना चाहते हैं। एडिंग टेंशन टू द फैमिली डायनेमिक्स, इसके चलते फैमिली में और टेंशन्स बढ़ जाती हैं। सीक्रेट्स आर रिवील्ड लीडिंग टू अ ट्रैजिक क्लाइमैक्स दैट फोर्सेस कैरेक्टर्स टू कन्फ्रंट मोरल डिलेमास। ओके। तो यही जो प्लॉट है, इसके चलते बहुत सारे सीक्रेट्स खुलते हैं सबके, उनके बीच टेंशन पैदा होती है, अलग अलग फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से एक कश्मोकश में आ जाती है ये सिचुएशन। इसी के अराउंड ये प्लॉट जो है रिवॉल्व करता है। सो ओवरऑल इम्प्रेशन क्या है इस प्ले का? सो ऑल माई सन्स इज़ अ पॉइग्नेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन नेचर, morality and the weight of familial responsibilities. Okay, ह्यूमन नेचर के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, मोरालिटी जैसे सब्जेक्ट्स को, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं एक दूसरे को लेके, उससे डील करती है ये। द प्ले प्रॉम्प्ट्स रिफ्लेक्शन ऑन द चॉइसेस इंडिविजुअल्स मेक इन परस्यूट ऑफ सक्सेस एंड द रिपरकशंस ऑन पर्सनल एंड कलेक्टिव वेलबींग। तो प्ले ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि एज अ इंडिविजुअल हम कौन कौन से चॉइसेस को अपनाते हैं, कौन कौन से कदम लेते हैं इन द परस्यूट ऑफ सक्सेस को हासिल करने के लिए, एंड द रिपरकशंस ऑन पर्सनल एंड कलेक्टिव वेलबींग, और उसका क्या असर होता है हमारी पर्सनल ज़िंदगी पे और ओवरऑल ज़िंदगी पे। ओके। देन इट्स अबाउट द फैमिली ट्री। ओके। सो इससे पहले हम कहानी के डिटेल में जाएं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक फ़्लो चार्ट है ये, जिसमें फैमिली ट्रीज़ का जिक्र हुआ है, कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं, उनमें से कौन कौन से लोग हैं, ईच कैरेक्टर इज़ डिनोटेड है। सो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना।
ओके। और ये मैं इस पीपीटी का जो स्लाइड है इसका पीडीएफ मैं लिंक में दे दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, तो ये आपको ज़्यादा आसान होगा समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैमिली ट्री, सबसे पहला यहाँ पे है द केलर्स, जो कि मेन सेंटर ऑफ अटेंशन है द केलर फैमिली। उसके बाद है द डीवर्स, सेकंड मोस्ट जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बेलिसेस हैं, जो कि उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कहानी में किसी न किसी तरीके से ये छोटा मोटा पार्ट प्ले करते हैं। उसके बाद है लुबीज। ओके, सो केलर में कौन कौन है? मदर जो है उनका नाम केट है, फादर जो है वो जो है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और इनके 2 बेटे हैं, एक लैरी है जो कि आर्मी में था और एक क्रिस है। ओके, उसके बाद द डीवर्स हैं। ओके, मदर यहाँ पे उनके बारे में डिस्कशन नहीं हुई है बहुत ज़्यादा। फादर के बारे में हुई है जिनका नाम है स्टीव डीवर। जो ये स्टीव डीवर थे वो यहाँ पर जो केलर के पार्टनर थे इन बिज़नेस। ओके, आप समझिए, आप फ्लो चार्ट को देखिए और मैं डिनोट जहाँ जहाँ कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो स्टीव डीवर थे वो जो केलर के पार्टनर थे। उसके बाद जो फादर थे यहाँ पे स्टीव डीवर, और उनकी जो मदर थी, स्टीव डीवर की जो वाइफ थी, उनके 2 बच्चे हैं, एक है एन डीवर, ठीक है, ये लड़की हैं। उसके बाद है यहाँ पे जॉर्ज डीवर, ये एक लड़के हैं। ओके, देन द बेलिसेस, जिम बेलिस जो कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जिम बेलिस, और उनकी वाइफ जो है वो है सू बेलिस। ओके, इन दोनों का एक चाइल्ड है। ओके, उस चाइल्ड के बारे में उतना डिस्कशन नहीं हुआ इसमें। उसके बाद है द लुबीज, फ्रैंक लुबीज एंड लिडिया लुबे। ओके, इनके 3 बच्चे हैं। ओके, तो ये फ्लो चार्ट से आपको पता चला कि टोटल 4 फैमिलीज़ हैं इस प्ले में। सबसे इम्पॉर्टेंट द केलर्स हैं, उसके बाद द डीवर्स हैं, उसके बाद मिनिमल इम्पॉर्टेंस के लिए द बेलिसेस और द लूबीज़ हैं। ओके, केलर में कैट केलर हैं जो कि माँ हैं लैरी और क्रिस की, जो केलर हैं जो कि पापा हैं क्रिस और लैरी के। जो केलर जो है वो मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, जिसका एक एरोप्लेन पार्ट्स बनाने की कंपनी है। ओके, और ये जो केलर के जो पार्टनर है उनका नाम है स्टीव, जो कि डीवर फैमिली के हैं। ओके, और इन स्टीव डीवर की एक बेटी एन है, एन डीवर, और एक बेटा है जिसका नाम है जॉर्ज डीवर। ओके, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द स्टोरी, कहानी में होता क्या क्या है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे और आप ध्यान से बस सुनिए। और ये जो रेड पार्ट है जो हाईलाइट किया हुआ मैंने, उसे आप गौर करिए। ओके, एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे, इसे पढ़ लेंगे, तो एग्ज़ाम में आपके इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है ये। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अबाउट द स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड सेटिंग, ठीक है, क्या सेटिंग थी उसकी? सो पोस्ट वर्ल्ड वॉर II अमेरिका इन द बैकयार्ड ऑफ द केलर फैमिली होम। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर II के बाद अमेरिका में केलर फैमिली के बैकयार्ड में मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव हैपेंड इन दिस प्ले। ओके, सो जो केलर सक्सेसफुल बिजनेसमैन विद अ सीमिंगली आइडियलिक फैमिली, जो केलर जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिनकी एक बहुत आइडियल किस्म की फैमिली है। सेकेंड पॉइंट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, तो होता क्या है एक्चुअली में? ओके, देखते हैं। सो जोस फैक्ट्री सप्लाइड डिफेक्टिव एयरप्लेन पार्ट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। सो नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ अराइज होती है इस कहानी में? सो जोस फैक्ट्री सप्लाइड डिफेक्टिव एयरप्लेन पार्ट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II। सो जो की जो फैक्ट्री है, जैसा कि मैंने बताया कि जो एक बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो उनकी जो फैक्ट्री है उसने डिफेक्टिव एयरप्लेन पार्ट्स सप्लाई किए थे वर्ल्ड वॉर II में आर्मी को। ओके, सो दिस फॉल्टी पार्ट्स लेड टू द डेथ्स ऑफ न्यूमरस पायलट्स इंक्लूडिंग जोज ओन सन लैरी। सो इन पार्ट्स की सप्लाई के वजह से बहुत सारे पायलट्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो फॉल्टी पार्ट्स थे जिन्हें एयरप्लेन में लगाना था। इसके चलते जो खुद के बेटे थे लैरी, उनकी भी मौत हो जाती है। So next is Joe, in an effort to protect his business, allowed his business partner Steve Deaver to take the blame for the faulty parts. इसके पहले फ्लो चार्ट में आपने देखा कि डीवर फैमिली के जिनका नाम स्टीव है, स्टीव डीवर, वो जो के बिज़नेस पार्टनर थे।
तो अपने बिजनेस को बचाने के चक्कर में जो किलर ने स्टीव डीवर को आगे कर दिया पूरा ब्लेम लेने के लिए, और उन पे पूरा ब्लेम डाल दिया फॉल्टी पार्ट्स के सप्लाई के लिए। ओके, देन अबाउट द कैरेक्टर्स। अब कहानी में बेसिक कहानी तो यही है, ठीक है, कि जो किलर ने फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स को सप्लाई किया, स्टीव डीवर पर पूरा ब्लेम थोप दिया। अब इसके चलते क्या क्या अराइज हुआ, किन किन कैरेक्टर्स के लाइफ में उनके बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो किलर, पेट्रियार्क एंड सेंट्रल फिगर ग्रैपलिंग विद द गिल्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज चॉइसेस। जो किलर जो है अब पूरे तरह गिल्ट में जा चुके हैं अपने चॉइसेस की वजह से। ओके, केट किलर जो कि जो किलर की वाइफ है, स्टिल होल्डिंग ऑन टू द होप दैट लैरी इज़ अलाइव एंड स्ट्रगलिंग विद द हार्श रियलिटी। केट किलर को ऐसा लगता है कि उनका जो बेटा लैरी था, जो कि वो भी आर्मी में था, वो अभी तक ज़िंदा है, वो इस उम्मीद में जी रही हैं, स्ट्रगलिंग विद द हार्श रियलिटी, स्ट्रगल करते हुए। देन इज़ क्रिस किलर जो कि जो किलर और केट किलर का बेटा है, एक और बेटा है, ठीक है। सन ऑफ जो एंड केट, अ वॉर वेटरन हु इज़ ईगर टू मूव ऑन विथ हिज लाइफ एंड मैरी एन, जो कि एन डीवर से शादी करना चाहता है। एन डीवर कौन है? स्टीव डीवर की बेटी। स्टीव डीवर कौन है? जो कि जो के बिजनेस पार्टनर थे, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉर्ज डीवर। जॉर्ज डीवर जो कि एन डीवर के भाई हैं और स्टीव डीवर के बेटे हैं, हु बिकम्स अ कैटलिस्ट फॉर अनरैवलिंग द ट्रूथ। जॉर्ज डीवर के कहानी में आने के बाद से जो कि सच्चाई है जो किलर की, वो सामने आती है सबके, और एक कैटलिस्ट की तरह ये काम करते हैं सच को बाहर लाने में, जॉर्ज डीवर। ओके, देन इज स्टीव डीवर। स्टीव डीवर जो कि जो के फॉर्मर बिजनेस पार्टनर हैं, हु टुक द ब्लेम फॉर द फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स, जिन्होंने एयरप्लेन पार्ट्स के लिए पूरी जिम्मेदारी खुद पे ली, पूरा ब्लेम खुद पर लिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टेंशन राइजेस। अब टेंशन राइज हो जाती है कहानी में, और ये टेंशन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। Chris's plan to marry Anne causes tension as it brings Larry's memory to the forefront. Okay, क्रिस का जो प्लान है एन डीवर से शादी करने का, ये फैमिली के बीच बहुत टेंशन क्रिएट कर देता है, एज इट ब्रिंग्स लैरीज मेमोरी टू द फोरफ्रंट। क्योंकि इससे क्या होता है कि लैरी जो कि अभी गुमशुदा है, जो कि खो चुका है, अभी जो किलर और केट किलर का जो बेटा है, उसकी यादें सामने आ जाती हैं, और उसकी यादें सामने आ जाती हैं तो सबको ये पता चलता है कि एयरप्लेन के फॉल्टी पार्ट्स के चलते लैरी की जो है वो, मतलब उसके चलते वो खो गया है। मोस्टली बहुत टाइम बीत जाता है, इसका मतलब सब ये मान लेते हैं कि लैरी की डेथ हो चुकी है, तो ये टेंशन क्रिएट करता है। फिर से इसकी बात आती है तो देन केट्स रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट लैरीज डेथ। केट किलर, जो किलर की जो वाइफ है, वो रिफ्यूज़ कर देती हैं कि मेरा बेटा नहीं मरा है, वो ज़िंदा है अभी तक। क्रिएट्स एन इमोशनल स्ट्रेन इन द फैमिली। फैमिली में ये इमोशनल स्ट्रेन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है जॉर्ज डीवर अराइव्स। जॉर्ज डीवर जो कि एक वकील भी है, स्टीव डीवर का बेटा। स्टीव डीवर कौन? जो कि जो के पार्टनर थे और जिन्हें जेल हो गई फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स का ब्लेम लेने के बाद, ठीक है। तो जॉर्ज डीवर अराइव्स स्टीयरिंग द पास्ट एंड सेटिंग द स्टेज फॉर रेवलेशंस। तो जॉर्ज डीवर का यही काम होता है कि पास्ट को पकड़ना है और उसमें से जो भी सच्ची बातें उन्हें निकालना है और जो किलर का पर्दाफाश करना है। जॉर्ज डीवर का ये मकसद था, ठीक है। अब है रेवलेशंस, ठीक है, क्या क्या रिवील हुआ आखिरकार। सो जॉर्ज रिवील्स दैट हिज फादर स्टीव इज स्टिल इन प्रिजन व्हाइल जो थ्राइव्स। ओके, जॉर्ज ये रिवील करता है कि स्टीव डीवर जो कि उनके पिता हैं, वो अभी तक जेल में हैं, जबकि जो किलर है वो खुलेआम घूम रहा है, आराम से अपनी ज़िंदगी भी काट रहा है। द ट्रूथ अबाउट जोज एक्शंस ड्यूरिंग द वॉर बिकम्स अपैरेंट। सो जॉर्ज डीवर के आने के बाद, इन सब बातों को निकालने के बाद, ये सबको पता ही चल जाता है कि वो जो किलर थे उन्होंने ही गद्दारी की है स्टीव डीवर से, और ये सच उनका बाहर आ जाता है। ओके, then is Chris grapples with the realization that his father's choices led to the death of his brother and other younger men. Okay, क्रिस जो है वो अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। क्रिस
केलर जो था वो जो केलर की बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसके पापा के कुछ डिसीजंस के चलते उसके खुद के भाई की जान चली गई है और भी लोगों की जान जा चुकी है, तो वो थोड़ा हिल जाता है। क्रिस केलर थोड़ा हिल जाता है इन सब बातों से। ओके, उसके बाद है ट्रैजिक क्लाइमैक्स। उसके बाद क्लाइमैक्स में हम क्या देखते हैं? द क्लाइमैक्स अनफोल्ड्स विद द कन्फ्रंटेशन बिटवीन जो, क्रिस एंड एन। ओके, जो केलर, उनके बेटे क्रिस केलर और एन डीवर के बीच में कन्फ्रंटेशन होता है। तीनों के बीच डायलॉग्स होते हैं बहुत सारे, जो कि अपनी अपनी बातें तीनों रखते हैं। जोस कल्पेबिलिटी इज़ एक्सपोज्ड लीडिंग टू अ ट्रैजिक रिजोल्यूशन। तो जो की जो है उनकी बातें एक्सपोज हो जाती हैं, जो कि लास्ट में एंड होता है ट्रैजिक रिजोल्यूशन में। इसीलिए ये प्ले जो है एक तरह की ट्रेजेडी मानी गई है, क्योंकि इसकी एंडिंग जो होती है वो ट्रेजेडी से होती है। ओके, देन अबाउट द थीम्स, कौन कौन से थीम्स थे इसमें? मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द अमेरिकन ड्रीम, फैमिली लॉयल्टी एंड बिट्रेयल। मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी examines the moral implications of Joe's decisions and the impact on others. Okay, एग्ज़ाम इसमें ये होता है कि जो के जो डिसीजंस थे उसका मोरल इम्प्लीकेशन क्या था पूरे परिवार पे। उसके बाद है द अमेरिकन ड्रीम, क्वेश्चंस द कॉस्ट ऑफ अचीविंग सक्सेस इन द परस्यूट ऑफ अमेरिकन ड्रीम। सो अमेरिकन ड्रीम का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंस इट इज़ अमेरिकन लिटरेचर देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम इन इट, which is an ideal dream for any American family to abide by in their lives. So ये कॉस्ट मतलब अमेरिकन ड्रीम को हासिल करने के लिए किस हद तक एक इंसान चला गया उसके बारे में डिस्कस होता है इसमें, इस कहानी के थ्रू। Then it is about family loyalty and betrayal. Okay, it explores the complexities of loyalty within a family, especially when faced with betrayals, as characters grapple with their consequences of their choices. Okay, raises thought-provoking questions about the balance between personal morality and societal expectations. So play जो है वो conclude होता है tragedy से। So अब हम आ गए हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है कैरेक्टर स्केच। तो अब हम देखेंगे अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। ओके, so we will start with obviously the main character, which is Joe Keller. Okay, so he is the patriarch of the Keller family, successful businessman, struggles with guilt over the faulty airplane parts, initially appears as a caring father but conceals a dark secret, ultimately faces the consequences of his choices. So जो केलर इज़ द पेट्रियार्क ऑफ द केलर फैमिली, उस फैमिली को चलाने वाली ये इंसान है। इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑर्डर्स वगैरह फॉलो होते हैं फैमिली में। सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ओके, स्ट्रगल्स विद गिल्ट ओवर द फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स, इसका उन्हें बहुत बड़ा गिल्ट है फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स को सप्लाई करने का। स्टार्टिंग में ही अपीयर्स एज अ केयरिंग फादर विच ही इज़, बट कंसील्स अ डार्क सीक्रेट, एक डार्क सीक्रेट को छुपाए हुए रहते हैं ये डेंजल। अल्टीमेटली फेसेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज चॉइसेस। ओके, सो एट द एंड ऑफ द प्ले जो किलर है वो खुद को गोली मार लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने बेटे की नज़र में गिर जाते हैं, क्रिस केलर की नज़र में गिर जाते हैं, और ये उस गिल्ट के साथ एकदम नहीं रह पा रहे थे। ओके, सो नेक्स्ट इज़ केट केलर, जो कि जो केलर की वाइफ हैं। ओके, सो जोज वाइफ एंड मदर ऑफ क्रिस एंड लैरी, क्रिस लैरी जो कि दोनों भाई हैं और इन दोनों के बेटे। लैरी केलर कौन थे? जिनकी डेथ हो गई थी, जो कि आर्मी में थे फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स की वजह से। क्रिस केलर कौन थे? एक वार वेटरन थे। ओके, और ये एंडीवर से शादी करना चाहते थे। सो जो केलर क्लिंग्स टू द होप दैट लैरी इज़ अलाइव, आपको पहले ही पढ़ाया मैंने, प्रोटेक्टिव ऑफ जो एंड स्ट्रगल्स विद द रियलिटीज़ ऑफ लैरीज फेट। ये जो है एक बहुत अच्छी औरत है केट केलर, और जो के लिए ये बहुत प्रोटेक्टिव है। ओके, और ये स्ट्रगल करती हैं लैरी के फेट की रियलिटी से, यानी कि लैरी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उस चीज़ से ये आज भी पीस नहीं बना पाई अपना, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द इमोशनल कोर ऑफ द फैमिली, कन्फ्रंट्स द हार्श ट्रूथ एज द प्ले अनफोल्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज क्रिस केलर, जो कि हैं सन ऑफ जो एंड केट, अ वॉर वेटरन। ओके, आइडियलिस्टिक एंड होपफुल अबाउट फ्यूचर। ओके, प्लान्स टू मैरी एन, एन से शादी करना चाहते हैं, लैरीज फॉर्मर फियोन्सी, एन जो है लैरी की फॉर्मर फियोन्से हैं। ओके,
स्ट्रगल्स विद द मोरल इम्प्लिकेशंस ऑफ हिज फादर्स एक्शन, अपने पिता के जो डिसीजंस थे, उनकी जो चॉइसेस थी जिनके चलते वो उतने सारे सोल्जर्स मारे गए, उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा मोरली स्ट्रगल करते हैं. ओके, एट टर्म्स नहीं आ पाते उन सब चीज़ों से. रिप्रेजेंट्स द क्लैश बिटवीन पर्सनल आइडियाज़ एंड फैमिली लॉयल्टी. ओके, इनके खुद के क्या विचार हैं और ये जो किलर की बात से सहमत होकर उनके साथ पूरे जीवन अगर काट लेते तो ये फैमिली लॉयल्टी निभा जा सकती थी इनके तरफ से. ओके, सो ये फैमिली लॉयल्टी ना निभा के अपने पर्सनल आइडियल्स पे इन्होंने बिलीव किया और ये साइड हटे अपने पिता की सोच से. नेक्स्ट इज़ एन डीवर, जो कि हैं लैरीज फॉर्मर फियांसे. ठीक है, रिटर्न्स टू द किलर होम ब्रिंगिंग हिडन ट्रूथ्स. इनके आने के बाद से जो कि बहुत सारे सच हैं वो बाहर निकल के आते रहते हैं. अनअवेयर ऑफ द रियल रीज़न बिहाइंड लैरीज डिसअपीयरेंस. ठीक है, इन्हें नहीं पता होता कि लैरी किस वजह से गायब है. बिकम्स अ कैटलिस्ट फॉर अनरावलिंग द फैमिली सीक्रेट्स. ठीक है, इनके चलते किलर फैमिली में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं. कन्फ्लिक्टेड अबाउट हर फीलिंग्स फॉर क्रिस एंड लॉयल्टी टू हर फैमिली. ओके, ये कश्मोकश में रहती हैं, कन्फ्लिक्टेड रहती हैं अपनी फीलिंग्स के लिए, क्रिस के लिए. ऊपर से ये लैरी की फियांसी भी रह चुकी हैं, तो ये किलर फैमिली में किस तरीके से अपने लॉयल्टी को प्रूव करेंगे, इन सब चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं. एंड डीवर. ओके, सो नेक्स्ट इज़ जॉन डीवर, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले. सो जॉर्ज डीवर कौन है? एन्स ब्रदर्स एंड स्टीव सन. एन डीवर के भाई हैं और स्टीव डीवर जो कि जो किलर के बिजनेस पार्टनर थे उनके बेटे हैं. ये पेशे से एक लॉयर हैं हु इज़ स्केप्टिकल ऑफ द किलर्स. ओके, अनरावल्स द ट्रूथ अबाउट स्टीव्स इम्प्रिजनमेंट एंड जोज इन्वॉल्वमेंट. ये जो है सच को बाहर लाते हैं, जॉर्ज डीवर जो है उस सच को बाहर लेके आते हैं. ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ जस्टिस टू द नैरेटिव. ओके, एक तरह का ये जस्टिस प्रोवाइड करते हैं पूरे नैरेटिव में कि जो सच है उसके साथ ये खड़े रहते हैं. नेक्स्ट इज़ स्टीव डीवर. ठीक है, फ़ोटो में आप देख सकते हैं मैंने कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग फ़ोटोज़ भी लगा दी हैं उनकी. सो स्टीव डीवर जो हैं वो जो के फॉर्मर बिजनेस पार्टनर है. ठीक है, टुक द ब्लेम फॉर द फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स. इन्होंने ही पूरी ब्लेम ली फॉल्टी एयरप्लेन पार्ट्स के लिए. इम्प्रिजन एज अ रिज़ल्ट ऑफ जोज एक्शन. जो के एक्शंस के चलते ये प्रिजन में रहते हैं. सिम्बोलाइजेज द सैक्रिफिशियल लैम्प एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसेप्शन. जो बलि का बकरा होता है ये वो सिम्बोलाइज़ करते हैं कि एक्शन किसी और के थे, चॉइसेस किसी और के थे, कॉन्सिक्वेंसेस कोई और फेस कर रहा था और बकरा ये बन गए. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट इज़ लिडिया लूबे एंड फ्रैंक लूबे. ये कैरेक्टर्स बहुत मिनिमल हैं, इनका उतना काम नहीं है प्ले में, उतना भी नहीं है. तो चलिए जल्दी जल्दी इन्हें पढ़ते हैं. लिडिया लूबे मैरिड टू फ्रैंक लूबे. उनकी बीवी हैं. नेबर ऑफ द किलर्स, नेबर टू द किलर्स. ये किलर की नेबर्स हैं ये दोनों. लूबे परिवार जो है रिप्रेजेंट्स द ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ इन द कम्युनिटी. फ्रैंक्स प्रेडिक्शंस बिकेम अ सटल मोटिव इन द प्ले. ओके, सो फ्रैंक लूबे मैरिड टू लिडिया लूबे, फ्रेंड्स विद क्रिस किलर. क्रिस के ये दोस्त हैं फ्रैंक लूबे. अपीयर्स एज एन ऑर्डिनरी कैरेक्टर बट प्लेज अ रोल इन हाईलाइटिंग द पैसेज ऑफ टाइम. सो थोड़ा बहुत आप नहीं देखते हैं वो स्किट वगैरह में जो साइड सपोर्टिंग रोल्स में कैरेक्टर्स होते हैं, सपोर्टिंग रोल के भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, वो यही हैं लिडिया लूबे और फ्रैंक लूबे. ओके, द नेक्स्ट इज सू बेलिस एंड जिम बेलिस. सो सू बेलिस जो है मैरिड टू जिम बेलिस. जिम बेलिस से ये इनकी शादी हुई है. क्रिटिकल ऑफ क्रिस आइडियलिज्म एंड जोज एक्शन. इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है सू बेलिस का जो कि क्रिस के आइडियलिज्म को लेके और जो के एक्शंस को लेके ये थोड़ी सी क्रिटिकल है, क्रिटिक टाइप में बिहेव करती हैं, कमेंट्स वगैरह पास करते रहती हैं. रिप्रेजेंट्स अ वॉइस ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड प्रैक्टिकलिटी इन द प्ले. ये बहुत एक प्रैक्टिकल तरह के इंसान है सू बेलिस जो है. ओके, द नेक्स्ट इज़ जिम बेलिस, अ डॉक्टर एंड नेबर टू द किलर्स. जिम जो है वो एक डॉक्टर हैं पेशे से और ये किलर के ऑब्वियसली नेबर हैं. बैलेंस्ड एंड प्रैक्टिकल इन हिज अप्रोच. ये बहुत ज़्यादा बैलेंस और प्रैक्टिकल है अपने अप्रोच में, अपने लाइफ को जीने के अप्रोच में. प्रोवाइड्स अ कॉन्ट्रास्ट टू द इमोशनल इंटेंसिटी विद इन द किलर फैमिली. ये जो है एक इमोशनल इंटेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कुछ भी हो रहा होता है प्ले में उसमें एक इमोशन डालने का काम करते हैं. ठीक है, जिम बेलिस जो है. ओके, द नेक्स्ट इज़ कंक्लूजन एंड लर्निंग. ओके, कि कंक्लूजन क्या रहा इस पूरे टॉपिक्स का, इस पूरे प्ले का, इस पूरी स्टोरी का. ठीक है,
सो थीम्स इसमें, जैसे कि पहले भी आपको थीम्स बताया मैंने, इसमें मोरालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उससे डील होता है थीम्स में, द अमेरिकन ड्रीम से डील होता है, फैमिली लॉयल्टी एंड बिट्रेयल से डील होता है। ओके, कंक्लूजन क्या है? द प्ले कंक्लूड्स विद अ सेंस ऑफ ट्रेजेडी, बताया हुआ आपको मैंने। कैरेक्टर्स ग्रैपल विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर चॉइसेस, बिल्कुल हर कैरेक्टर जो अपने चॉइसेस से वो स्ट्रगल कर रहा होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से। रेजेस थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस अबाउट पर्सनल मोरालिटी एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। ओके, ये क्वेश्चंस रेज करते हैं, मतलब खुद के अंदर में मोरल वैल्यूज़ आपके क्या है और सोसाइटी से आप उसे कैसे मीट करेंगे अपने एक्शन से, इसके बारे में ये यहाँ पे क्वेश्चंस रेज करते हैं। इस प्ले को देखने के बाद, पढ़ने के बाद हमें, हमारे मन में ये सब चीज़ें जागती हैं। ओवरऑल इम्प्रेशन क्या रहा तो ऑल माई सन्स का? सो ऑल माई सन्स इज़ अ पॉइग्नेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर एंड द कॉस्ट ऑफ एथिकल कॉम्प्रोमाइज़। सो जो केलर के कॉम्प्रोमाइज़ के चलते, ताकि वो चाहते थे कि 40 साल से जो केलर ने अपने फैमिली को खड़ा किया, अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया, वो नहीं चाहते थे कि इस चीज़ के चलते जो है ना वो सब कुछ लूज़ कर जाए। इसी चलते उन्होंने उस बात को छुपा के स्टीव डीवर को आगे जेल में, मतलब उन्हें बलि का बकरा बना दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका जो एक और बेटा है वो आगे फैमिली को संभालेगा, तो इसके लिए बिज़नेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यही है कॉस्ट ऑफ एथिकल कॉम्प्रोमाइज़। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया यहाँ पे एथिकल वे में जो किलर ने, जो कि आगे चल के बहुत घातक हुआ और बहुत गलत था वो। ओके, देन मिलर वीव्स अ कंपेलिंग नैरेटिव इनवाइटिंग रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मोरालिटी एंड फैमिली बॉन्ड्स। सो आर्थर मिलर जो है उन्होंने बहुत अच्छी नैरेटिव लिखी थी, बहुत कंपेलिंग थी, इंगेजिंग थी, जो रीडर्स को रिफ्लेक्ट करने पे मजबूर कर दिया उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ मोरालिटी एंड फैमिली बॉन्ड्स पे। ओके, देन एट लास्ट हम पहुंच गए अपने लास्ट स्लाइड पे, जो कि है थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, बिकॉज I'm trying really hard to bring more videos now because exams आ रहे हैं इन टर्म के, और मैं ट्राई करूँगा कि सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो शॉर्ट में, ऑब्वियसली कि लॉन्ग वीडियोस देखना किसी को शौक़ है नहीं, तो शॉर्ट में मैं ला दूँगा इंटरेस्टिंग बना के उसे और आपको अच्छे तरीके से समझा दूँगा। ओके, सो इसे एंड करते हैं हम एक कोट पढ़ के। ओके, माई ह्यूमैनिटी इज़ बाउंड अप इन योर्स, माई ह्यूमैनिटी इज़ बाउंड अप इन योर्स, फॉर वी कैन ओनली बी ह्यूमन टुगेदर। ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोट बाय डेसमंड टूटू। ओके, आप इस कोट का मीनिंग ढूंढिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय। ओके, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।